कपोतक की 3 बातें भिखारी को भी राजा बना देती हैं। इसका क्या महत्व है? नमस्कार प्यारे मित्रों, आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। आज का विषय है कपोतक की 3 बातें भिखारी को भी राजा बनाने से नहीं रोक पाती। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, सुनते हैं कि कपोतक की 3 बातों से भिखारी भी राजा कैसे बनता है। एक बार 2 कपोतक पक्षी थे और वो उड़ते 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 एक जंगल में पहुंचते हैं जहां एक बरगद का पेड़ है और उसी में घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाकर रहते हैं और बरसात का समय आता है। बरसात होना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ बारिश होती है। उसी समय वो दोनों पक्षी उस घोंसले में बैठे हुए हैं। एक कोई तीसरा कपोतक बरसात में भीगता हुआ आता है और कहता है, अपने घोंसले में मुझे भी स्थान दे दीजिए। लेकिन उस जो कपोतक पहले से थे, उन्होंने कहा कि हमारे घोंसले में आपके लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बहुत घोंसला छोटा है, हम 2 लोगों के लिए ही पर्याप्त हो पा रहा है। उसने बहुत निवेदन तीसरे कपोतक ने बहुत निवेदन किया कि हमें बहुत ठंड लग रही है, किसी तरह हमारे लिए स्थान बना दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हमारे घोंसले में कोई स्थान नहीं है। उसके बाद वो भीगा हुआ कपोता बैठे हुए कपोतकों से लड़ने झगड़ने लगा और ज़बरदस्ती बैठे हुए कपोतकों के पीठ पर बैठ गया। लेकिन वो दोनों कपोतक जो बैठे थे वो उसको बाहर कर दिया। उसके बाद फिर उड़ करके उन्हें फिर कहा, आप लोग बहुत मूर्ख हैं। फिर वहाँ घोंसले में पहुँचा और फिर 2 कपोतकों की पीठ पर बैठ गया। दोनों कपोतक पुनः फिर उस कपोतक को बाहर ठेल देते हैं। इसी तरह करते 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 लड़ते झगड़ते हुए बहुत समय हो गया। फिर वो कपोतक किसी तरह बाहर चला जाता है। जब चला जाता है तो जो 2 कपोतक पहले से थे, उसमें कपोतक की पत्नी ने कहा कि प्रीतम, वो कह रहा था कि तुम लोग मूर्ख हो। मूर्ख किसे कहते हैं, हमको ये बताने का कष्ट करें। तब कपोतक ने कहा कि आपको मूर्खों की कहानी सुना रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कपोतक ने मूर्खों की कहानी सुना रहा है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कपोतक ने बताया कि एक गांव था जहां एक सेठ था। सेठ के मात्र एक पुत्र था और उस पुत्र का विवाह कर दिया। पुत्र कमाने के लिए शहर चला जाता है और सेठ की बहू घर पे रहती है। एक दिन का समय है जब सेठ की बहू पनघट पर, यानी कुआं के पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है और वहीं पर स्नान करती है।
उसी समय एक आदमी आता है और कहता है, मेरे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दो। तब सेठ की बहू ने कहा कि आप ये बताइए, आप हो कौन? तो उस राही व्यक्ति ने कहा, मैं यात्री हूँ। तब उस सेठ की बहू ने कहा, अगर यात्री हो तो यात्री दो प्रकार के होते हैं, आप बताइए कि कौन से यात्री हो? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, हमारे हलक सूख रहे हैं, जल्द से जल्द पानी पिला दीजिए। लेकिन उस सेठ की बहू ने अपने मन में विचार कर रही है, क्योंकि वो स्नान कर रही थी तो उसके शरीर पे पूरे कपड़ा भी नहीं पड़े हुए थे, इसलिए वो शर्मों के मारे केवल बहाना कर रही थी कि आप कौन से यात्री हैं, यात्री कितने कौन होते हैं, यात्री दो प्रकार के होते हैं, अब दो प्रकार में कौन से यात्री आप हैं। इसी तरह करते करते जो है वो आदमी जो है वहाँ से चल देता है। तब तक दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है, मुझे पानी पिला दीजिए, हमारे बहुत प्यास लगी हुई है। तब उस सेठ की बहू ने कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा कि हम तो मूर्ख हैं। तब सेठ की बहू ने कहा कि मूर्ख दो प्रकार के होते हैं, आप कौन से मूर्ख हैं? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जो है हमारे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जल्दी से जल्दी पानी पिला दीजिए, नहीं हमारे हलक सूख रहे हैं। लेकिन उस सेठ की बहू ने पानी नहीं पिलाते हुए पानी न पिलाते हुए उससे यही पूछती है कि कौन से मूर्ख हो। तब तक वो भी आदमी चला जाता है। तब तक तीसरा कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पिला दीजिए। सेठ की बहू ने कहा, आप कौन हो? तब उसने कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। उसने कहा कि बेवकूफ़ दो प्रकार के होते हैं, कौन से बेवकूफ़ हो? उसने कहा कि पानी जल्दी से पिला दीजिए, नहीं मेरे प्राण सूख रहे हैं। लेकिन सेठ की बहू ने पानी नहीं पिलाया। उसके बाद सेठ की बहू स्नान करती है और करने के बाद वो तीनों व्यक्तियों को आमंत्रित करती है कि आप हमारे घर चलिए, मैं वहाँ पर पानी पिलाऊंगा। तीनों व्यक्ति वहाँ उस सेठ की बहू के घर आते हैं। तब सेठ की बहू ने बताया कि मैं आप लोगों को पानी पिलाने से इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे पास एक समस्या थी। मैं उस समय स्नान कर रही थी और हमारे शरीर पे बराबर कपड़ा नहीं पड़े हुए थे, इसलिए आप लोगों को पानी नहीं पिला सकी और अब मैंने कपड़े पहन लिया है, आप लोग इत्मीनान से पानी पी लीजिए। तो तीनों व्यक्तियों को पानी पिलाया और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। लेकिन इधर सेठ की बहू जब पानी पिलाती है तो सेठ अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमारा पुत्र परदेश में है और ये हमारी बहू बहुत बदचलन लग रही है। देखो कि तीन तीन लोगों को बुलाया है, अब क्या बात कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। सेठ को शंका हो जाती है। उसके बाद सेठ अपने घर से चलते हैं और जाकर के अपने मन में विचार करते हैं कि राजा के दरबार में जाऊं और राजा साहब से इसका फैसला करवाऊं।
सेठ चलते चलते राजा के दरबार में जाते हैं और राजा को नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हैं। राजा ने कहा, आइए सेठ जी आइए, बताइए क्या समाचार हैं आपके क्षेत्र में। सेठ ने कहा कि राजा साहब, हमारी बहू, हमको लग रहा कि बदचलन हो गई है, क्योंकि मेरा पुत्र परदेश में है। बहू के पास लोग आते रहते हैं, 3 लोग हमने देखा है। तब राजा ने कहा, अच्छा क्या चाहते हो? तो सेठ ने कहा कि आप हमारी बहू से पूछताछ कर लीजिए, या तो उसको निकाल दिया जाए और या तो वो जो लोगों के साथ में रहती है उनको बाहर खेद दे, उनका साथ छोड़ दे। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जाइए और सेठ की बहू को लेकर आइए। उसके बाद राजा के मंत्री जाते हैं और उस सेठ की बहू से कहते हैं कि तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है, आपको राजा के दरबार में चलना है। तब उस सेठ की बहू ने कहा कि पहले राजा साहब से ये पूछिए कि वो हमको अपने दरबार में बुलाया है तो माता मान के बुलाया है, या बहन मान के बुलाया है, या बहू मान के बुलाया है, किस रूप में बुलाया है, पहले हमको ये समझाएं। उसके बाद मंत्री चलते हैं, राजा साहब से बताते हैं कि सेठ की बहू कहती है कि हमें माता मान के बुला रहे हैं, या बहन मान के बुला रहे हैं, या बहू मान के बुला रहे हैं, हमें अपने दरबार में किस रूप में बुला रहे हैं, पहले हमको स्पष्ट ये बताएं, उसके बाद मैं दरबार चलूँगी। तब राजा मन में विचार कर रहे हैं कि जैसे हमारे सेठ हमारे बराबर के हैं एज में, सेठ की बहू है तो मेरी भी बहू मान लीजिए। बहू के नाते वो राज दरबार में बुलवा रहे हैं। मंत्री से कहा कि जा कर के सेठ की बहू को बता दीजिए कि राजा साहब बहू मानकर बुलवा रहे हैं, और पाल के ले जाइए, सम्मान पूर्वक सेठ की बहू को बैठाकर राज दरबार में उपस्थित किया जाए। मंत्री जाते हैं, पालकी को सजाकर और वहाँ पे ले जाते हैं, सेठ की बहू को बैठाते हैं और बताते हैं कि आपको बहू मानकर राजा साहब बुला रहे हैं। पालकी में बैठती है और चलते चलते राजा के दरबार में पहुंचती हैं। राजा कहते हैं, बताइए आपका पति परदेश में है, आप बाहरी लोगों को बुलाकर उनसे बातें किया करते हैं, तरह तरह के गलत कार्य करने का प्रयास करती हैं, ये बहुत गलत कार्य है। तब राजा के बहू राजा के पास उस सेठ की बहू ने कहा कि राजा साहेब, भूखे को भोजन खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, क्या ये आपके राजधर्म में के विरुद्ध है? अगर राजधर्म के विरुद्ध है तो मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति प्यासे थे। उसके बाद मैं स्नान कर रही थी, मेरे
शरीर पे पूरे कपड़ा नहीं पड़े हुए थे। तब पहला व्यक्ति वहाँ पे आता है और कहता है मुझे पानी पिला दीजिए। मैंने कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं यात्री हूँ। तो मैंने कहा यात्री हो तो यात्री दो प्रकार के होते हैं, आप कौन से यात्री हो? मैंने उनको केवल उन्हें बात टालने के लिए समय दिया कि किसी तरह से अभी हम स्नान कर रहे हैं, स्नान भी हो जाए, उसके बाद फिर जो है बात होगी। तब तक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है पानी पिला दीजिए। तो हमने कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं अनपढ़ गंवार हूँ। तो हमने कहा कि अनपढ़ गंवार दो प्रकार के होते हैं, आप कौन से अनपढ़ गंवार हो? तो उसने कहा मुझे तो ये नहीं पता है, मुझे पानी जल्दी से पिला दीजिए। मैंने कहा पहले प्रश्न का उत्तर बताइए, क्योंकि उस समय ढालना था। तब तक वो चला जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे पानी पिला दीजिए। मैंने कहा कि आप कौन हो? उसने कहा मैं मूर्ख हूँ। मैंने कहा कि मूर्ख दो प्रकार के होते, कौन से मूर्ख हो? वो भी चला जाता है। उसके बाद जब मैंने कपड़ा बदल लिया, पहन लिया, उसके बाद फिर उन्होंने तीनों लोगों को बुलाया और अपने दरबार पे सम्मानपूर्वक उन्हें पानी पिलाने का कार्य किया। तब राजा मन में विचार कर रहे हैं कि बात तो आपकी सही है, लेकिन राजा साहब ने कहा, अपने मन में विचार किया कि तीन प्रश्न उठे हैं, सेठ की बहू ने उठाया है और तीनों का उत्तर क्या होता है। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि उत्तर लेकिन पा नहीं रहे। तब सेठ की बहू से कहा कि हमें उन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेठ की बहू ने कहा उत्तर आप अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए, आपके सलाहकार हैं उनसे पूछ लीजिए। लेकिन वहाँ पे राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं और अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं, लेकिन कोई मंत्री को पता नहीं है। तब राजा ने उस सेठ की बहू से कहा कि आप हमें बताइए, तीनों प्रश्नों का उत्तर चाहिए, हमसे आधा राज ले लीजिए। सेठ की बहू ने कहा ठीक है, अगर आप राज देने के लिए तैयार हैं तो मैं बताऊंगा। लिखा पढ़ी हो जाती है। उसके बाद उस बहू ने कहा कि पहले मूर्ख तो जैसे मैंने, जब एक आदमी आया था उसने कहा कि मैं मूर्ख हूँ। तो मूर्ख दो प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख तो मेरे पिता हैं, जो घर के मान सम्मान को, घर की कमियों को दूसरे के बीच में बताते हैं। और दूसरा मूर्ख आप हैं, जो आप किसी बात को स्पष्ट ना पूछते हुए लोगों को गुमराह करने का काम किया। और यात्री दो होते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। अनपढ़ गंवार की बात जहाँ आती है वहाँ पर दो होती हैं, बहता हुआ पानी और हवा। चाहे आदमी पढ़ा हो चाहे अनपढ़, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, सबको पानी की आवश्यकता होती है, सबको हवा की आवश्यकता होती है। जब ये बात राजा को सेठ की बहू ने बता दिया तो राजा ने सेठ को की बहू को आधा राजपाट दे दिया।
अब राजा कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोग जानते हैं कि यह बात कपोता अपनी पत्नी से बता रहा है। पत्नी ने ध्यानपूर्वक सुना, तब उसने समझा कि मूर्ख कौन है। मूर्ख घर का पुरखा सेठ है, जो घर की बात को दूसरे के घरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अपने घर की बात को दूसरे तक उजागर करता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तब उस कपोता ने कपोतनी को बताया कि मूर्ख कौन होता है। आपने समझ लिया होगा। तब उस कपोता की पत्नी ने कहा कि हाँ, सबसे बड़ा मूर्ख सेठ है, जो अपने घर की कमियों को, अपनी बहू की इज्जत को, मान सम्मान को दूसरों लोगों के बीच में रख दिया। और अगर वही बात अपनी बहू से सीधे पूछा होता तो उसका उत्तर तत्काल मिल गया होता। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि इन 3 बातों को अपने औलादों को बता देना, अपने बच्चों को सिखा देना, जिससे जिन बातों से भिखारी भी राजा बन जाता है। जैसे सेठ की बहू इतनी गरीब थी, लेकिन राजा के आधे राजपाट पर कब्जा कर लिया। तो मेरे श्रोता बंधुओं, आप लोग जानते हैं कि अपने घर के मान सम्मान, घर की कमियों को दूसरों से नहीं बताना चाहिए, और किसी बात को गुमराह में न रखते हुए स्पष्ट बता देना चाहिए। तो समस्या का हल निश्चित होता है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है, आग्रह है, आपका प्यार, दुलार और सम्मान चाहते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अतिथि के रूप में आए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाली घंटी दबा दीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई त्रुटि समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे भेजिए हमारे पास, तो मैं उस पर सुधार करने का प्रयास करूंगा। अच्छा लग रहा है तो उसे भी भेजिए, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लग रही है या नहीं। और सभी लोग हमारे इस कहानी को लाइक कीजिए। इसी तरह आप लोगों के बीच में मैं कहानी इसी तरह की लेकर आता रहूँगा। मेरा वीर रस आल्हा गायन प्रस्तुति चलता है। जिन लोगों को कार्यक्रम की आवश्यकता पड़े तो संपर्क करने का कष्ट करेंगे वीर रस प्रस्तुति आल्हा गायन के लिए। मेरे श्रोता बंधुओं, आप लोगों का कीमती मूल्यवान समय हमने अपने इस वीडियो में कहानी के तौर पे लिया। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोगों के आभारी हैं। आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय श्रोता बंधुओं। मेरा यूट्यूब चैनल आल्हा रामकेश यादव सभी श्रोता बंधुओं का
दिल की गहराई से स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए आशा करता है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल आल्हा रामकेश यादव को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको बराबर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग हमारे इस चैनल के द्वारा वीडियो, कहानी, वीर रस, आल्हा गायन की प्रस्तुति या कोई भी प्रस्तुति होगी आप तक पहुंचती रहेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कपोतक की 3 बातें भिखारी को भी राजा बना देती हैं। इसका क्या महत्व है? नमस्कार प्यारे मित्रों, आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। आज का विषय है कपोतक की 3 बातें भिखारी को भी राजा बनाने से नहीं रोक पाती। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, सुनते हैं कि कपोतक की 3 बातों से भिखारी भी राजा कैसे बनता है। एक बार 2 कपोतक पक्षी थे और वो उड़ते 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 एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां एक बरगद का पेड़ है और उसी में घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाकर रहते हैं और बरसात का समय आता है। बरसात होना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ बारिश होती है। उसी समय वो दोनों पक्षी उस घोंसले में बैठे हुए हैं। एक कोई तीसरा कपोतक बरसात में भीगता हुआ आता है और कहता है, अपने घोंसले में मुझे भी स्थान दे दीजिए। लेकिन उस जो कपोतक पहले से थे, उन्होंने कहा कि हमारे घोंसले में आपके लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बहुत घोंसला छोटा है, हम 2 लोगों के लिए ही पर्याप्त हो पा रहा है। उसने बहुत निवेदन तीसरे कपोतक ने बहुत निवेदन किया कि हमें बहुत ठंड लग रही है, किसी तरह हमारे लिए स्थान बना दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हमारे घोंसले में कोई स्थान नहीं है। उसके बाद वो भीगा हुआ कपोता बैठे हुए कपोतकों से लड़ने झगड़ने लगा और ज़बरदस्ती बैठे हुए कपोतकों के पीठ पर बैठ गया। लेकिन वो दोनों कपोतक जो बैठे थे वो उसको बाहर कर दिया। उसके बाद फिर उड़ करके उन्हें फिर कहा, आप लोग बहुत मूर्ख हैं। फिर वहाँ घोंसले में पहुँचा और फिर 2 कपोतकों की पीठ पर बैठ गया। दोनों कपोतक पुनः फिर उस कपोतक को बाहर ठेल देते हैं। इसी तरह करते 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 लड़ते झगड़ते हुए बहुत समय हो गया। फिर वो कपोतक किसी तरह बाहर चला जाता है। जब चला जाता है तो जो 2 कपोतक पहले से थे, उसमें कपोतक की पत्नी ने कहा कि प्रीतम, वो कह रहा था कि तुम लोग मूर्ख हो। मूर्ख किसे कहते हैं, हमको ये बताने का कष्ट करें। तब कपोतक ने कहा कि आपको मूर्खों की कहानी सुना रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कपोतक ने मूर्खों की कहानी सुना रहा है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कपोतक ने बताया कि एक गांव था जहां एक सेठ था। सेठ के मात्र एक पुत्र था।
और उस पुत्र का विवाह कर दिया। पुत्र कमाने के लिए शहर चला जाता है और सेठ की बहू घर पे रहती है। एक दिन का समय है जब सेठ की बहू पनघट पर यानी कुआं के पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है और वहीं पर स्नान करती है। उसी समय एक आदमी आता है और कहता है, मेरे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दो। तब सेठ की बहू ने कहा कि आप ये बताइए, आप हो कौन? तो उस राही व्यक्ति ने कहा, मैं यात्री हूँ। तब उस सेठ की बहू ने कहा, अगर यात्री हो तो यात्री दो प्रकार के होते हैं, आप बताइए कि कौन से यात्री हो? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, हमारे हलक सूख रहे हैं, जल्द से जल्द पानी पिला दीजिए। लेकिन उस सेठ की बहू ने अपने मन में विचार कर रही है, क्योंकि वो स्नान कर रही थी तो उसके शरीर पे पूरे कपड़ा भी नहीं पड़े हुए थे, इसलिए वो शर्मों के मारे केवल बहाना कर रही थी कि आप कौन से यात्री हैं, यात्री कितने कौन होते हैं, यात्री दो प्रकार के होते हैं, अब दो प्रकार में कौन से यात्री आप हैं। इसी तरह करते करते जो है वो आदमी जो है वहाँ से चल देता है। तब तक दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है, मुझे पानी पिला दीजिए, हमारे बहुत प्यास लगी हुई है। तब उस सेठ की बहू ने कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा कि हम तो मूर्ख हैं। तब सेठ की बहू ने कहा कि मूर्ख दो प्रकार के होते हैं, आप कौन से मूर्ख हैं? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जो है हमारे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जल्दी से जल्दी पानी पिला दीजिए, नहीं हमारे हलक सूख रहे हैं। लेकिन उस सेठ की बहू ने पानी नहीं पिलाते हुए पानी न पिलाते हुए उससे यही पूछती है कि कौन से मूर्ख हो। तब तक वो भी आदमी चला जाता है। तब तक तीसरा कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पिला दीजिए। सेठ की बहू ने कहा, आप कौन हो? तब उसने कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। उसने कहा कि बेवकूफ़ दो प्रकार के होते हैं, कौन से बेवकूफ़ हो? उसने कहा कि पानी जल्दी से पिला दीजिए, नहीं मेरे प्राण सूख रहे हैं। लेकिन सेठ की बहू ने पानी नहीं पिलाया। उसके बाद सेठ की बहू स्नान करती है और करने के बाद वो तीनों व्यक्तियों को आमंत्रित करती है कि आप हमारे घर चलिए, मैं वहाँ पर पानी पिलाऊंगा। तीनों व्यक्ति वहाँ उस सेठ की बहू के घर आते हैं। तब सेठ की बहू ने बताया कि मैं आप लोगों को पानी पिलाने से इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे पास एक समस्या थी। मैं उस समय स्नान कर रही थी और हमारे शरीर पे बराबर कपड़ा नहीं पड़े हुए थे, इसलिए आप लोगों को पानी नहीं पिला सकी और अब मैंने कपड़े पहन लिया है, आप लोग इत्मीनान से पानी पी लीजिए। तो तीनों व्यक्तियों को पानी पिलाया और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। लेकिन इधर सेठ की बहू जब पानी पिलाती है तो सेठ अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमारा पुत्र परदेश में है और ये
हमारी बहू बहुत बदचलन लग रही है। देखो कि 3-3 लोगों को बुलाया है। अब क्या बात कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, सेठ को शंका हो जाती है। उसके बाद सेठ अपने घर से चलते हैं और जाकर के अपने मन में विचार करते हैं कि राजा के दरबार में जाऊं और राजा साहब से इसका फैसला करवाऊं। सेठ चलते चलते राजा के दरबार में जाते हैं और राजा को नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हैं। राजा ने कहा, आइए सेठ जी, आइए, बताइए क्या समाचार हैं आपके क्षेत्र में। सेठ ने कहा कि राजा साहब, हमारी बहू, हमको लग रहा कि बदचलन हो गई है, क्योंकि मेरा पुत्र परदेश में है। बहू के पास लोग आते रहते हैं, 3-3 लोग हमने देखा है। तब राजा ने कहा, अच्छा क्या चाहते हो। तो सेठ ने कहा कि आप हमारी बहू से पूछताछ कर लीजिए, या तो उसको निकाल दिया जाए और या तो वो जो लोगों के साथ में रहती है उनको बाहर खेद दे, उनका साथ छोड़ दे। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जाइए और सेठ की बहू को लेकर आइए। उसके बाद राजा के मंत्री जाते हैं और उस सेठ की बहू से कहते हैं कि तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है, आपको राजा के दरबार में चलना है। तब उस सेठ की बहू ने कहा कि पहले राजा साहब से ये पूछिए कि वो हमको अपने दरबार में बुलाया है तो माता मान के बुलाया है, या बहन मान के बुलाया है, या बहू मान के बुलाया है, किस रूप में बुलाया है, पहले हमको ये समझाएं। उसके बाद मंत्री चलते हैं, राजा साहब से बताते हैं कि सेठ की बहू कहती है कि हमें माता मान के बुला रहे हैं, या बहन मान के बुला रहे हैं, या बहू मान के बुला रहे हैं, हमें अपने दरबार में किस रूप में बुला रहे हैं, पहले हमको स्पष्ट ये बताएं, उसके बाद मैं दरबार चलूँगी। तब राजा मन में विचार कर रहे हैं कि जैसे हमारे सेठ हमारे बराबर के हैं एज में, सेठ की बहू है तो मेरी भी बहू मान लीजिए, बहू के नाते वो राज दरबार में बुलवा रहे हैं। मंत्री से कहा कि जा कर के सेठ की बहू को बता दीजिए कि राजा साहब बहू मानकर बुलवा रहे हैं, और पालकी ले जाइए, सम्मान पूर्वक सेठ की बहू को बैठाकर राज दरबार में उपस्थित किया जाए। मंत्री जाते हैं, पालकी को सजाकर और वहाँ पे ले जाते हैं, सेठ की बहू को बैठाते हैं और बताते हैं कि आपको बहू मानकर राजा साहब बुला रहे हैं। पालकी में बैठती है और चलते चलते राजा के दरबार में पहुंचती हैं। राजा कहते हैं, बताइए, आपका पति परदेश में है, आप बाहरी लोगों को बुलाकर उनसे बातें किया करती हैं, तरह तरह के गलत कार्य करने का प्रयास करती हैं, ये बहुत गलत कार्य है। तब राजा की बहू राजा के पास उस सेठ की बहू ने कहा कि राजा साहब, भूखे को भोजन खिलाना
और प्यासे को पानी पिलाना, क्या ये आपके राजधर्म में के विरुद्ध है? अगर राजधर्म के विरुद्ध है तो मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति प्यासे थे। उसके बाद मैं स्नान कर रही थी, मेरे शरीर पे पूरे कपड़ा नहीं पड़े हुए थे। तब पहला व्यक्ति वहाँ पे आता है और कहता है मुझे पानी पिला दीजिए। मैंने कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं यात्री हूँ। तो मैंने कहा यात्री हो तो यात्री दो प्रकार के होते हैं, आप कौन से यात्री हो? मैंने उनको केवल उन्हें बात टालने के लिए समय दिया कि किसी तरह से अभी हम स्नान कर रहे हैं, स्नान भी हो जाए, उसके बाद जो है बात होगी। तब तक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है पानी पिला दीजिए। तो हमने कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं अनपढ़ गंवार हूँ। तो हमने कहा कि अनपढ़ गंवार दो प्रकार के होते हैं, आप कौन से अनपढ़ गंवार हो? तो उसने कहा मुझे तो ये नहीं पता है, मुझे पानी जल्दी से पिला दीजिए। मैंने कहा पहले प्रश्न का उत्तर बताइए, क्योंकि उस समय ढालना था। तब तक वो चला जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे पानी पिला दीजिए। मैंने कहा कि आप कौन हो? उसने कहा मैं मूर्ख हूँ। मैंने कहा कि मूर्ख दो प्रकार के होते, कौन से मूर्ख हो? वो भी चला जाता है। उसके बाद जब मैंने कपड़ा बदल लिया, पहन लिया, उसके बाद फिर उन्होंने तीनों लोगों को बुलाया और अपने दरबार पे सम्मानपूर्वक उन्हें पानी पिलाने का कार्य किया। तब राजा मन में विचार कर रहे हैं कि बात तो आपकी सही है, लेकिन राजा साहब ने कहा, अपने मन में विचार किया कि तीन प्रश्न उठे हैं, सेठ की बहू ने उठाया है, और तीनों का उत्तर क्या होता है? राजा मन में विचार कर रहे हैं कि उत्तर लेकिन पा नहीं रहे। तब सेठ की बहू से कहा कि हमें उन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेठ की बहू ने कहा उत्तर आप अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए, आपके सलाहकार हैं उनसे पूछ लीजिए। लेकिन वहाँ पे राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं और अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं, लेकिन कोई मंत्री को पता नहीं है। तब राजा ने उस सेठ की बहू से कहा कि आप हमें बताइए तीनों प्रश्नों का उत्तर, चाहिए हमसे आधा राज ले लीजिए। सेठ की बहू ने कहा ठीक है, अगर आप राज देने के लिए तैयार हैं तो मैं बताऊंगा। लिखा पढ़ी हो जाती है। उसके बाद उस बहू ने कहा कि पहले मूर्ख तो, जैसे मैंने जब एक आदमी आया था उसने कहा कि मैं मूर्ख हूँ। तो मूर्ख दो प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख तो मेरे पिता हैं, जो घर के मान सम्मान को, घर की कमियों को दूसरे के बीच में बताते हैं। और दूसरा मूर्ख आप हैं, जो आप किसी बात को स्पष्ट ना पूछते हुए लोगों को गुमराह करने का काम किया। और यात्री दो होते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। अनपढ़ गंवार की बात जहाँ आती है वहाँ पर दो होती हैं, बहता हुआ पानी और हवा।
चाहे आदमी पढ़ा हो चाहे अनपढ़, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, सबको पानी की आवश्यकता होती है, सबको हवा की आवश्यकता होती है। जब ये बात राजा को सेठ की बहू ने बता दिया तो राजा ने सेठ को की बहू को आधा राजपाट दे दिया। अब राजा कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोग जानते हैं कि यह बात कपोता अपनी पत्नी से बता रहा है। पत्नी ने ध्यानपूर्वक सुना, तब उसने समझा कि मूर्ख कौन है। मूर्ख घर का पुरखा सेठ है, जो घर की बात को दूसरे के घरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अपने घर की बात को दूसरे तक उजागर करता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। तब उस कपोता ने कपोतनी को बताया कि मूर्ख कौन होता है। आपने समझ लिया होगा। तब उस कपोता की पत्नी ने कहा कि हाँ, सबसे बड़ा मूर्ख सेठ है, जो अपने घर की कमियों को, अपनी बहू की इज्जत को, मान सम्मान को दूसरों लोगों के बीच में रख दिया। और अगर वही बात अपनी बहू से सीधे पूछा होता तो उसका उत्तर तत्काल मिल गया होता। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि इन 3 बातों को अपने औलादों को बता देना, अपने बच्चों को सिखा देना, जिससे जिन बातों से भिखारी भी राजा बन जाता है। जैसे सेठ की बहू इतनी गरीब थी, लेकिन राजा के आधे राजपाट पर कब्जा कर लिया। तो मेरे श्रोता बंधुओं, आप लोग जानते हैं कि अपने घर के मान सम्मान, घर की कमियों को दूसरों से नहीं बताना चाहिए और किसी बात को गुमराह में न रखते हुए स्पष्ट बता देना चाहिए, तो समस्या का हल निश्चित होता है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है, आग्रह है, आपका प्यार, दुलार और सम्मान चाहते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अतिथि के रूप में आए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाली घंटी दबा दीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई त्रुटि समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे भेजिए हमारे पास, तो मैं उस पर सुधार करने का प्रयास करूंगा। अच्छा लग रहा है तो उसे भी भेजिए, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लग रही है या नहीं। और सभी लोग हमारे इस कहानी को लाइक कीजिए। इसी तरह आप लोगों के बीच में मैं कहानी इसी तरह की लेकर आता रहूँगा। मेरा वीर रस आल्हा गायन प्रस्तुति चलता है। जिन लोगों को कार्यक्रम की आवश्यकता पड़े तो संपर्क करने का कष्ट करेंगे वीर रस प्रस्तुति आल्हा गायन के लिए। मेरे श्रोता बंधुओं, आप लोगों का कीमती मूल्यवान समय हमने अपने इस वीडियो में कहानी के तौर पे लिया।
इसके लिए आप लोग बहुत बहुत आभारी हैं, आप लोगों के आभारी हैं। आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय श्रोता बंधुओं। मेरा यूट्यूब चैनल आल्हा रामकेश यादव सभी श्रोता बंधुओं का दिल की गहराई से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आशा करता है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आल्हा रामकेश यादव को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको बराबर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग हमारे इस चैनल के द्वारा वीडियो, कहानी, वीर रस, आल्हा गायन की प्रस्तुति या कोई भी प्रस्तुति होगी आप तक पहुंचती रहेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।